एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो बेहद ही खराब स्तर पे पहुंच चुका है। वहीं केंद्र सरकार बाकायदा अध्यादेश लेकर आई है जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर हम जुर्माने की बात करें तो उसकी राशि भी काफी बड़ी रखी गई है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान केंद्र सरकार लेकर आएगी उन लोगों के खिलाफ जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर साल इसी महीनों की अगर हम बात करें या सर्दी की बात करें तो प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है, तो फिर आखिर केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, वो वक्त रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाते जिससे लोगों को इस प्रदूषण से परेशान न होना पड़े। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी समेत 16 जिले प्रदूषण की चपेट में हैं। इन 16 जिलों की हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो इन जिलों में बीमारियों का खतरा भी मंडराना शुरू हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण ऐसे मालिकों को नोटिस भी थमाना शुरू कर दिया है जिन मालिकों की फैक्ट्रियां जहर उगल रही हैं। तो कहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें यातायात भी जहर उगल रहा है। कैमरा सदाम के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। दुनिया भर समेत भारत भी इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहा है और आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो अब यहां पर कोरोना का एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला है, क्योंकि अब यहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 5673 नए कोरोना केसेस निकल के सामने आए और इसी के साथ कोरोना के टोटल आंकड़ों की संख्या अब दिल्ली में 3,70,000 से ज्यादा हो गई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई और इसी के साथ अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में अब तक टोटल मरने वालों की संख्या 6,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकार कोशिशें कर रही है कि मामलों को काबू किया जाए, लेकिन अब एक बार फिर से जो कोरोना के मामले हैं वो दिल्ली में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं करिश्मा, JK 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सब्जियों के महंगे दाम से राजधानी वासियों के लिए राहत लेके आ रही है। आज राजधानी लखनऊ से मोबाइल वैन की शुरुआत होगी जो गली कूचे मोहल्ले में जाकर 55 रुपये प्याज और 36 रुपये आलू आम जनता को मुहैया कराएगी। लखनऊ के बाद ये स्कीम पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार केंद्र और योगी सरकार पर सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर हमलावर है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज इस योजना की शुरुआत राजधानी लखनऊ से कर कहीं ना कहीं आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये स्कीम आम जनता को कितनी राहत पहुंचाएगी और इस मोबाइल वैन की पहुंच आम आदमी तक हो पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। कोरोना काल के बाद में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले उन्होंने केशुभाई पटेल जो कि पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके गुरु भी माने जाते हैं, उनके वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और केशु बाबा को श्रद्धांजलि अर्पण की। साथ ही साथ में 2 दिग्गज गुजराती कलाकार हैं, वो भी उनकी भी मौत 2 दिन पहले कोरोना और दूसरी अन्य बीमारी की वजह से हुई थी, उनके वहाँ भी गए और परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद में 2 दिवसीय दौरे में यहाँ से वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए, वहाँ पे आज अभी आरोग्य वन का उन्होंने वहाँ पे उद्घाटन किया और साथ ही साथ में सफारी पार्क, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जैसे 17 अन्य प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ दूसरी 4 अन्य परियोजना है उनका वो शिलान्यास भी कर सकता है। माना जाता है कि नर्मदा पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ का जो वो प्रोजेक्ट है उनका ड्रीम माना जाता है। मैं कैमरामैन असीम मलिक के साथ में महिपाल सिंह राठौर, JK 24/7 न्यूज, गुजरात। फरीदाबाद नीतिका हत्याकांड मामले में अब SIT को 10 दिन में अपनी जो है
चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि यह पूरा मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा और उसमें जल्द से जल्द सुनवाई होकर आरोपियों को जल्द से जल्द जो है सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम राजनीतिक दल वो लगातार पहुंच रहे हैं। बीते रात यहां पर कुमारी शैलजा पहुंची थी, साथ ही ओपी धनखड़ यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पूरी तरह से आरोपियों को सजा दिलाने के हक में है और जो कड़ी से कड़ी सजा होगी वो आरोपियों को दिला जाएगी, ताकि आने वाले समय में इस तरह के अपराधी, इस तरह की कोई हमारी बच्ची को इस तरह से सरेआम बीच बाजार में गोली न मार सकें। कैमरामैन राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। मुंगेर में दुर्गा देवी मूर्ति के विसर्जन के दौरान पुलिस की ओर से कथित तौर पर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और इसी के चलते अब महाराष्ट्र में भी सियासत गर्म होती नजर आ रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीधे तौर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये हिंदुत्व पर हमला है। अगर इसी तरीके की घटना पश्चिम बंगाल, राजस्थान या महाराष्ट्र में होती तो कहीं न कहीं बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती थी। और अब जिस तरीके से बिहार के मुंगेर में ये घटना हुई है, इसके पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए, जो कि हिंदुत्व पर हमला है। वीडियो जर्नलिस्ट कयूम के साथ में हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज़, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर फिदा हुसैन, जिनको टीपू के नाम से जाना जाता था, कल अपनी गाड़ी में सवार थे। उनके साथ और 2 साथी थे जिन पर गोलियां चली और उसके बाद वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी हालात में उनको अगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। इस वक्त हम उनके आबाई इलाके में हैं और उनके जो आखिरी रसूमात है वो पूरे हुए हैं। और यहाँ पर जो ही उनकी मैयत उनके आबाई इलाके में पहुँचाई गई तो यहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो उनके घर पहुँचे और वहाँ पे हर किसी के आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे। वो है और उनके एक साथी जो उस कार में सवार थे वो भी इसी इलाके में रहते थे और उनके भी आखिरी रसूमात पूरे किए गए हैं। टीपू की 6 बहनें थी और टीपू की शादी हाल ही में हुई थी और टीपू एक बच्ची का बाप भी था और इनका ये लख्त जिगर था और एक ही घर का चिराग था जो अब बुझ गया है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, कुलगाम। कुलगाम में 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल गर्माता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और उसके साथ ही आईजी कश्मीर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ा खुलासा यहां पर कर दिया है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला जो संगठन है वो लश्कर-ए-तैयबा है और उसका भी संगठन जो कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट है, उसी के आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सुरक्षा को लेकर ही बात हो रही थी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें काफी ज्यादा धमकियां भी दी गई और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा जो है वो बनता हुआ चला गया। तो अब सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत मंथन करने की जरूरत है और कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं और चुनावों में भी ये नुमाइंदे उतरने वाले हैं। पैंथर्स पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि जब तक इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ आशा सरमाल, जम्मू। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की टीम उमर अब्दुल्ला की क़यादत में अभी कारगिल पहुंच चुके हैं और कारगिल पहुंच के यहां पे पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकल लीडर्स और लोकल जो उनके कारकुन हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का कारगिल का दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है अलग अलग एंगल से। एक तरफ से लद्दाख के लेह ज़िले में एपेक्स बॉडी की जानिब से ये तय किया है कि आने वाले वक्त में कारगिल के पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत शुरू किया जाएगा और लेह के अंदर एपेक्स बॉडी की जानिब से एक आवाज़ ऑलरेडी उठी है 6 शेड्यूल के मूवमेंट को लेकर। दूसरी जानिब कारगिल का अलग ही अभी तक आवाज़ रहा है, कारगिल की अलग ओपिनियन रहा है, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद ये देखने वाली बात बहुत अहम होगी कि आखिर कारगिल की पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ जाते हैं, या एपेक्स बॉडी के साथ या पीपल्स अलायंस के साथ या कारगिल का अपना ही एक स्ट्रेटेजी होगा। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने आज के इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को वेलकम नहीं किया है, उन्होंने इसको रद्द किया है। जेके 24/7 के लिए मोहम्मद साहब, कारगिल लद्दाख।
फ्रांस के चर्च में 3 लोगों की हत्या के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद भोपाल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ जो है तो आकर के उन्होंने इकबाल मैदान में प्रदर्शन किया और मैक्रोन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज भोपाल। 17 अक्टूबर को फ्रांस में जिस तरीके से शिक्षक की हत्या की जाती है और वहां के राष्ट्रपति के द्वारा बयानबाजी की जाती है, उसके बाद से सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र तुर्की की तरफ से फ्रांस के बायकॉट करने की बात कही गई थी और उसके बाद से तमाम देशों ने बायकॉट फ्रांस का नारा दिया था और सोशल मीडिया पे नारा ट्रेंड भी करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस में कल एक और हमला होता है और उस हमले के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। सबसे पहले वो हमले की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ इस आतंकवाद की लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़े होने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए रहे, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन को वो स्पेस नहीं मिला और फ्रांस में 2022 में चुनाव है, इसलिए वो अपनी बयानबाजी से सीधे तौर पर राइट विंग के वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मैक्रोन बयान दे रहे हैं, इसका आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी अब अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों फवाद चौधरी ने 26 फरवरी में हुए पुलवामा हमले को लेकर इसमें इमरान सरकार को श्रेय दिया और कहा कि यह पाकिस्तान की तरफ से भारत का मुंह तोड़ जवाब था। कहीं न कहीं अपनी इस स्वीकृति के बाद से भारत समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के सरकार की आलोचना होने लगी, जिसके बाद फवाद चौधरी ने अपने इस बयान को पलटते हुए कहा कि वो भारत के समकक्ष पाकिस्तान की सैन्य ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उनके बयान को पूरा मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध पिछले कुछ दिनों में चीन के साथ पाकिस्तान के जाने के बाद और खराब हुए हैं, उन परिस्थितियों में जिस तरीके से अभिनंदन की रिहाई को लेकर भी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी के चीफ के डरे होने के बयान को जाहिर किया, इसके बाद से फवाद चौधरी का ये बयान काफी मायनों में राजनीतिक गलियारों में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी आलोचना हो रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के मंत्री ने अपने इस बयान को वापस लिया। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया कुमार के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज, नई दिल्ली। पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में कभी भी ब्लैकआउट जैसे हालात बन सकते हैं। कारण साफ है कि पिछले कई दिनों से पंजाब के अंदर कोयले की सप्लाई नहीं हो रही और पंजाब के अंदर जितने भी कोयला से चलने वाले बिजली घर हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। केवल एक प्लांट अभी पंजाब के अंदर चल रहा है और वहां पर भी 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। अगर आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं की गई और पंजाब के अंदर कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो पंजाब के अंदर बिजली सप्लाई को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। केंद्र सरकार ये लगातार कह रही है कि जब तक पूरी तरीके से ट्रैक खाली नहीं होंगे तब तक पंजाब के अंदर मालगाड़ियां नहीं चलाएंगी। तो फिलहाल ये टकराव कहीं ना कहीं पंजाब के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान बढ़ा सकता है, क्योंकि PSPL के जो चेयरमैन हैं वो भी इंकशाफ जाहिर कर चुके हैं कि पंजाब के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े बिजली कट जो है वो लग सकते हैं, जिससे पंजाब की जनता और पंजाब के उद्योगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल दून हॉस्पिटल कहे जाने वाला सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहां पर अभी कोविड के सभी मरीज भर्ती थे और जहां पर कोविड का इलाज भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने वाली है कि जिससे कि एक एयर एम्बुलेंस दून हॉस्पिटल को मिलेगी और जो पहाड़ों से जो मरीज यहाँ पर बसों से लाए जाते थे अब उनको एयर से लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जरूर है और सरकारी अस्पताल है उसको कायाकल्प किया गया है। सही कहीं ना कहीं जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इससे होगा और साथ ही जो नई OPD बनी है उसको जिला चिकित्सालय जो दून हॉस्पिटल पुराना हॉस्पिटल है उससे जोड़ा जा रहा है, फ्लाईओवर के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा, तो जिससे आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत का यहाँ पर मिल सकेगी।
कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।